ठीक, और बेटा इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो बेटा वेग पढ़ेंगे, और वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय, अर्थात वेग में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है ना। और वेग सदिश भौतिक राशि है, और इसकी दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। वेग क्या है बेटा, सदिश भौतिक राशि है, जिस दिशा में आपका विस्थापन रहेगा वेग की भी दिशा क्या रहेगी बेटा, वही रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और इसका v में सूत्र आएगा बेटा L1t-1। ये पैरामीटर आप लोगों को याद रखने हैं, ये चीजें पूछ ली जाती है कभी कभी। अब देखो बेटा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो दो चीजें हैं, वेग और विस्थापन, वेग और चाल। चाल क्या है, एक अदिश भौतिक राशि है। चाल का मतलब होता है दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बेटा, वेग कहलाता है। अच्छा वेग जो होगा बेटा वो धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। वेग पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, जबकि चाल पॉजिटिव होएगी या शून्य होएगी, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बेटा वेग और चाल में अंतर बताइए, तो बेटा चाल एक अदिश भौतिक राशि है, वेग क्या है, सदिश भौतिक राशि है। ठीक है ना। वेग जो रहेगा वो बेटा धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, जबकि चाल क्या रहेगी बेटा आपके पास हमेशा है तो जीरो रहेगी, या फिर क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि वेग का परिमाण, वेग का परिमाण, वेग का परिमाण चाल के तुल्य होता है। वेग का परिमाण चाल के तुल्य होता है। कब होता है ऐसा, वेग का परिमाण चाल के तुल्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वेग का परिमाण चाल के तुल्य होता है जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करे, जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करे, जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करे, तो ऐसी स्थिति में बेटा वेग का जो परिमाण रहेगा वो चाल के क्या रहेगा, तुल्य रहेगा। सीधी सरल रेखा में गति करे, दिशा को बिना चेंज किए। जैसे मैं आपसे कहूं, देखो थोड़ी देर के लिए सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ये उत्तर दिशा है, सपोज करते हैं अपन यहाँ पर, देखो यहाँ एक चित्र बना रहा हूं मैं इस प्रकार से, ध्यान से सुनना। इसको अपन बोलते हैं एन एस ईस्ट, और ये क्या होता है, वेस्ट। ठीक है ना। अब मैं यूं कहता हूं कि कोई व्यक्ति 10 मीटर जाता है, कितना जाता है, 10 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में जाता है, उत्तर दिशा में, 10 मीटर चलता है। और इसको चलने में लगा समय कितना है अपने पास, मान लेते हैं 2 सेकंड है। कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा। यहां से उत्तर दिशा में 10 मीटर चलने में इसको 2 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। तो बेटा यहां से ये पता चलेगा कि उत्तर दिशा में गया और सीधी रेखा में जा रहा है, इसका मतलब इसकी चाल कितनी आएगी। तो बेटा यहां पर तुम देखो, इस ये ओ बिंदु से चला था, मान लो सपोज करो ए बिंदु पर आ गया, तो बेटा ओ और ए के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। और साथ में विस्थापन भी कितना है, 10 मीटर है। साथ में विस्थापन भी क्या है बेटा, 10 मीटर है। इसका मतलब आपको पता है कि विस्थापन और दूरी समान है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यदि कोई वस्तु बिना मुड़े अगर सीधी रेखा में गति करती है तो विस्थापन और दूरी का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो बेटा यहाँ पर यहां से यहाँ है तो विस्थापन और दूरी दोनों समान है। इसका मतलब दोनों की जो वेग रहेगा, तो वेग को तो अपन क्या लिखेंगे, वेग जो लिखेंगे यहाँ पर वो क्या लिखेंगे बेटा, 10/2, और ये आया बेटा 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसके पीछे अपने को दिशा लिखनी पड़ेगी नॉर्थ। क्या लिखनी पड़ेगी, नॉर्थ, क्योंकि वेग क्या है, सदिश है ना, तो दिशा दर्शानी पड़ती है। ठीक है ना। अगर मैं इसका परिमाण लिखूं तो बेटा इसका परिमाण में दिशा नहीं लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकंड। तो तुम देखो चाल भी कितनी आएगी, दूरी बटा समय, तो ये भी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड आएगी। तो बेटा यदि कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में, यदि कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में अगर गति कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वेग का परिमाण जो होता है बेटा वो चाल के क्या होता है, तुल्य होता है।
तो बेटा बात समझ में आई नहीं आई? तो यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि वेग क्या रहेगा, तो वेग क्या रहेगा बेटा, विस्थापन बटा समय रहेगा। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहेंगे बेटा, वेग कहेंगे। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। इसे v से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा इसको, v से। ये सदिश भौतिक राशि है। वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड होता है। v में सूत्र L1t माइनस। वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है ना। वेग समय के साथ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और शून्य भी हो सकता है। वेग समय के साथ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन चाल आपको पता है समय के साथ कभी भी नहीं घटती है। चाल समय के साथ कभी भी नहीं घटेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेग का मान समय के साथ घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन चाल का मान समय के साथ कभी भी नहीं घटेगा। इसलिए मैं दोनों पैरामीटर को साथ लेके चल रहा हूं, वेग और चाल को, ठीक है ना। हालांकि अपन ने चाल पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अब देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करेंगे। देखो एग्जाम्पल समझाता हूं आप लोगों को। देखो बेटा, कोई वस्तु किसी वर्गाकार पथ पर गति करती है। मैं यूं कहता हूं कि इसकी एक भुजा कितनी है, ए है, और एक वस्तु है जो यहां से चलना प्रारंभ करती है, बी, सी और डी। ध्यान से समझना बेटा, इसको बहुत आसान है। कोई वस्तु ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और इस पथ पे होती हुई सी बिंदु पर पहुंच जाती है, यानी कि यहां पर डी बिंदु पर आ जाती है। डी बिंदु पर आ जाती है और ऐसा होने में टी समय लगता है। कितना समय लगता है, टी समय लगता है। ऐसा होने में क्या होता है, टी समय लगता है। तो आपसे दो चीजें एक साथ पूछी जा सकती है। बताओ बेटा, वेग, वेग और क्या नाम है, वेग और क्या पूछ लेगा आपसे, चाल बताओ। तो बेटा चाल लिखेंगे तो चाल तो क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय। चाल तो क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय। तो बेटा दूरी कितनी हो जाएगी कि एक साइड ए है तो ए कितना हो गया, 3a। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3a बाई कितना हो गया, t। ये तो हो गई चाल, दूरी बटा समय। अगर आपसे पूछा जाए वेग बताओ, क्या बताओ, वेग। तो वेग क्या होता है बेटा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, ये क्या होता है, वेग होता है। तो बेटा विस्थापन बटा समय, तो आपको पता है ए बिंदु से चला था, ये तो हो गया प्रारंभिक बिंदु, और डी बिंदु पर आ गया तो ये हो गया अंतिम बिंदु। ये तो है बेटा प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है, अंतिम बिंदु है। ये तो कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या है बेटा, अंतिम बिंदु है। अब आपसे पूछा है कि क्या बताओ बेटा, वेग बताओ। तो बेटा विस्थापन कितना होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए है। तो ये विस्थापन है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि एक तो प्रारंभिक स्थिति और एक अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो बेटा यहाँ वेग क्या आएगा अपने पास, वेग आ जाएगा बेटा, विस्थापन कितना है, ए, और समय कितना लगा, टी। तो कितना आएगा बोलो बेटा, ए बाई टी आएगा। क्या आएगा बेटा, ए बाई टी। एक और ले लेते हैं। देखो देखो बेटा, ये वृत्तीय पथ है। क्या है, वृत्तीय पथ। और मैं आपसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, ये केंद्र मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं। कोई व्यक्ति यहां से प्रारंभ करता है चलना, इस जगह से ऐसे, और इस प्रकार से यहां से और यहां पर वापस आ जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वेग बताओ, वेग क्या आएगा इसका, वेग क्या आएगा बोलो, टाइप करो क्या आएगा इसका। यानी कि ए से ओ से गया और ए से होते वापस ओ पे आ गया, वेग क्या आएगा बोलो, टाइप करो बेटा, वेग क्या आएगा। शून्य, वेरी गुड। क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा। वेग क्या होगा, शून्य आएगा इसका। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी फाइनल प्रारंभिक पोजीशंस भी यही और अंतिम पोजीशंस भी यही है। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो गया बेटा, शून्य। विस्थापन क्या रहेगा,
शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य होगा तो हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा शून्य समय, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई नहीं है। अगर आपसे पूछता कि मान लेते हैं कि ऐसा करने में सपोज करो टी कितना लगा, 4 सेकंड लगा, कितना लगा, 4 सेकंड, टी मान लेते हैं 4 सेकंड लगा, सुनना देर को तो इसी में। और आपसे कहा रखा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है अपने पास 7 मीटर। कितनी त्रिज्या है इसकी, 7 मीटर। कितनी त्रिज्या है, 7 मीटर। आपसे पूछा जाता है कि बताओ चाल कितनी आएगी, चाल कितनी आएगी। तो बेटा चाल के लिए अपने को क्या चाहिए, दूरी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, दूरी। तो बेटा चाल कितनी आएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, ओ ए प्लस ए बी, ये क्या है बेटा, चाप। और बेटा क्या हो जाएगा, ओ बी। क्या हो जाएगा, ओ बी। ऐसा लिख देंगे। अच्छा बेटा यहां पर अपन दूरी लिखेंगे तो ओ ए कितना है, 7 मीटर त्रिज्या। फिर बेटा ये चाप है, क्या है, चाप कितना है, 1/4। तो पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। पूरी परिधि कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। तो बेटा 1/4 का मतलब अपन क्या लिख देंगे, 2 पाई आर कितना है, 7 बटे कितना कर देंगे, 4, 1/4। फिर बेटा यहां पर वापस आए तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7। ऐसा हो जाएगा। अच्छा यहां पर इसको सोल्व करते हैं तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छा इधर कितना हो जाएगा, 2, और इस पाई का मान हो गया 22/7 इंटू 7 और बटे 4। तो तुम देखोगे यहां पर कि इस 7 से 7 कट जाएगा, और ये 4 से ये 2 बार, और ये कितना हो गया, 11। अर्थात कितना आया आंसर, 25 मीटर। ये तो हो गई बेटा दूरी। क्या हो गई, ये तो दूरी। अब आपसे पूछा है चाल बताओ, क्या बताओ, चाल। तो बेटा चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, 25, और समय कितना है, 4 है। चाहो तो इसको तुम 5 सेकंड मान लो, कितना मान लो, मान लेते हैं ऐसा करने में 5 सेकंड लगे, कितने लगे, 5 सेकंड। तो बेटा आंसर कितना आएगा आपके, चाल कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी आएगी, 5 मीटर सेकंड। और वेग क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा। बात समझ में आई नहीं आई, एस और नो, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बोलो। कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चंस, आ जाएंगे। अच्छा वीडियो क्लियर आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है ना, एस और नो, ओके चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं, तुम आंसर टाइप करना। इस प्रकार का बेटा एक वर्ताकार पार्क है, एक वर्ताकार पार्क है। इसकी त्रिज्या है 70 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 70 मीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 70 मीटर है। कोई व्यक्ति है जो इस ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, कहां से, ए बिंदु से, और बेटा इस प्रकार से गति करता हुआ बिंदु बी पर पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। और ऐसा होने में उसको 10 सेकंड लगता है। ऐसा होने में उसको 50 सेकंड लगता है। 50 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 50 सेकंड लगता है। आपसे पूछा है कि वेग और चाल बताओ, वेग और चाल बताओ। कोशिश करो बेटा करने की। वेग भी बताना है और चाल भी बताना है। यहां से गया और यहां आ गया, वेग भी बताओ और चाल भी बताओ, कितना आएगा।
7/5 ये वेग है या चाल? देखो बेटा, मैं बता रहा हूं। नीलू कुमावत, चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो अपन निकालते हैं वेग। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। वेग रहेगा विस्थापन बटा समय। अच्छा बेटा, वेग विस्थापन बटा समय होगा तो इसका विस्थापन कितना होगा? तो बेटा आपको पता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसकी त्रिज्या 70 मीटर है। तो विस्थापन कितना आ जाएगा इसका? यानी कि 70 + 70, यानी कि इसका 2.5 मीटर व्यास। और समय कितना लग रहा है? 50 सेकंड। तो बेटा ये आएगा आपके 140/50 वेग। तो बेटा 0 से 0 कट जाएगा। तो बेटा ये कितना आएगा? 2.8 मीटर पर सेकंड। ये तो आएगा बेटा वेग, 2.8 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया वेग। और चाल कितनी आ रही है? चाल देखते हैं। चाल के लिए अपन क्या करेंगे? दूरी बटा समय। चाल के लिए क्या लिखेंगे? दूरी बटा समय। अच्छा, दूरी कितना आएगा? ये आधी परिधि चलेगा। कितनी चलेगा? आधी परिधि। तो आधी परिधि का मतलब पूरी परिधि 2πr, तो आधी कितनी आएगी? πr बटे समय t, ऐसा लिख दो, πr/t। अब इनके मान रख दो। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 70, और समय का मान कितना है? 50। तुम देखोगे ये 7 से 10 बार कट जाएगा, और ये 10 से 50 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो आंसर आएगा 22/5, अर्थात 4.4 मीटर पर सेकंड। ये बेटा चाल रहेगी। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं, पूछ ले जाते हैं कभी कभी कंपटीशन में। क्लियर है? एस और नो आ जाएंगे? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा अपन वेग के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी पीडीएफ में क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। वेग से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को। देखो बेटा, वेग भी 4 प्रकार का होता है। वेग 4 प्रकार का होता है, या वेग के 4 प्रकार है। वेग के 4 प्रकार है। जैसे चाल 4 प्रकार की है ना, वेग भी कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। वेग के भी कितने प्रकार रहेंगे? 4। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें नंबर 1 पे एक समान वेग। एक समान वेग। एक समान वेग। दूसरा है बेटा
असमान वेग, असमान वेग। और तीसरा है बेटा औसत वेग। और चौथा है बेटा तात्क्षणिक वेग। वेग, तात्क्षणिक वेग। वेग के कितने प्रकार, जो चाल के होते हैं वैसे वेग के रहेंगे, और वैसे के वैसे आगे त्वरण के भी चार प्रकार रहेंगे। त्वरण के भी कितने रहेंगे बेटा, चार प्रकार रहेंगे। ठीक है ना। अब बात करते बने एक एक को, एक समान वेग। अच्छा, एक समान वेग क्या होगा, एक समान वेग। ध्यान से सुनना, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और समान समय अंतराल में समान दूरी चलती है, समान समय अंतराल में समान दूरी चल रही है, जैसे अपन कहेंगे कि सीधी पटरी पर, सीधी पटरी पर ट्रेन की एक समान चाल से गति, सीधी पटरी पर ट्रेन की एक समान चाल से गति, एग्जाम्पल है इसका, ये क्या है बेटा, ये इसका उदाहरण है कि पटरी भी बिल्कुल सीधी है इस प्रकार से, ठीक है ना। और बेटा आपको पता है चाल भी समान है, तो चाल समान होने का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी, तो इसका मतलब इसे अपन कहेंगे कि ये एक समान वेग होगा। इस ट्रेन का क्या रहेगा, एक समान वेग रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ट्रेन का एक समान वेग। अब अगर मान लेते हैं कि अगर वेग में पर, जैसे मान लो कि कोई वस्तु जा रही थी, सुनना मेरी बात को ध्यान से ऐसे। अच्छा, एक चीज और समझो तुम, ये बार बार तुम्हें दिक्कत करेगी कि वेग जो है ना बेटा, मैंने आपको पहले सदिश नहीं पढ़ाया है, सदिश में इस चैप्टर के बाद में पढ़ाऊंगा, बीच बीच में थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। वेग जो है वह सदिश भौतिक राशि है, और सदिश होने का मतलब क्या होता है कि वेग का प्लस दिशा, वेग का परिमाण प्लस दिशा। सदिश होने का मतलब क्या है, वेग का परिमाण प्लस दिशा। अब अगर ये दोनों चीजें अगर समान है तो अपन कहेंगे कि वेग एक समान है, यानी कि दिशा भी नहीं बदलना चाहिए और साथ में, अच्छा वेग का परिमाण अपन कह सकते हैं चाल के तुल्य होता है। वेग के परिमाण को अपन कह सकते हैं कि चाल के तुल्य होता है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, चाल के तुल्य। ये भी कब रहेगा, जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, जब वस्तु क्या रहे बेटा, सीधी रेखा में गति करे। अब अगर मान लो कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेग एक समान है, तो बेटा ये सारी कंडीशंस फॉलो होना चाहिए कि दिशा भी एक रहे और साथ में परिमाण भी क्या रहे बेटा, समान रहे, तो अपन यूं कहेंगे कि वेग एक समान है, वेग एक समान है। तो बेटा एक समान वेग के लिए अपन क्या लिखेंगे, सीधी पटरी पर ट्रेन की एक समान चाल से गति, यानी कि पटरी सीधी है और ट्रेन जो है वो एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब वेग का परिमाण भी समान है और साथ में दिशा भी क्या है, एक ही है, क्योंकि सीधी पटरी पर है। किस पे है बेटा, सीधी पटरी पे। अब अगर सीधी पटरी पर है और ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब ये कहेंगे कि एक समान वेग से ट्रेन क्या कर रही है, गति कर रही है। अब आ जाते हैं आगे दूसरे पॉइंट पे, वो है बेटा अपने पास असमान चाल, सॉरी असमान वेग, चाल नहीं बेटा, असमान वेग, असमान वेग। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, असमान वेग में देखो तीन कंडीशन बना रहा हूं मैं। पहली स्थिति में सभी के उदाहरण समझाएंगे तुम लोगों को कैसे पता करोगे, देखो इसके तीन पार्ट कर रहे हैं अपन। असमान वेग, इसका मतलब रहेगा वेग का, वेग का, वेग की दिशा समान
लेकिन परिमाण परिवर्ती परिवर्ती यानी कि बदल रहा हो। वेग की दिशा समान लेकिन परिमाण परिवर्ती, लेकिन परिमाण परिवर्ती। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। दूसरी स्थिति में वेग की दिशा परिवर्ती लेकिन परिमाण समान, लेकिन परिमाण समान। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, आपको किताबों में नहीं मिलेगी ये। वेग की दिशा परिवर्ती लेकिन परिमाण समान। अभी आपके समझ में आएगा, इसके उदाहरण करेंगे ना अपन, उदाहरण समझाऊंगा मैं आपको, जब आपको एक एक चीज समझ में आएगी ये, ठीक है ना। दूसरे में बेटा परिमाण और दिशा, परिमाण व दिशा दोनों परिवर्ती, दोनों ही बदल रहे हो। परिवर्ती, परिमाण व दिशा दोनों परिवर्ती, परिमाण व दिशा दोनों परिवर्ती। अब एक एक चीज समझना, असमान वेग रहेगा तो ये तीनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर मैच कर जाएगी तो अपन कहेंगे कि असमान वेग है। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, असमान वेग। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मैच कर जाती है, या तो वेग की दिशा समान लेकिन परिमाण बदल रहा हो, उसको भी अपन क्या कहेंगे, असमान वेग। अगर वेग की दिशा परिवर्ती है लेकिन परिमाण समान है, उसको भी अपन क्या कहेंगे, असमान वेग। या फिर परिमाण और दिशा दोनों बदल रहे हैं, तब भी क्या कहलाएगा, असमान वेग। तो बेटा असमान वेग कहने के लिए इन तीनों में से अगर कोई सी भी एक भी कंडीशन अगर मैच कर जाए तो अपन कहेंगे कि ये असमान वेग है। क्या है बेटा, ये असमान वेग है। अब इनके देखो क्या क्या उदाहरण है, उसको समझना है आपको ध्यान से। सबसे पहले है बेटा वेग की दिशा समान लेकिन परिमाण परिवर्ती, वेग की दिशा समान लेकिन परिमाण परिवर्ती। इसका बेटा उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका क्या है देखो, कि जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये ग्राउंड है, क्या है बेटा, ये ग्राउंड यानी कि पृथ्वी मान लो इसको, और यहां से किसी वस्तु को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करने का मतलब है, ड्रॉप करने का मतलब किसी को छत पे ले जाओ और पकड़ के छोड़ दो, उसे कहेंगे ड्रॉप करना। क्या कहेंगे उसे, ड्रॉप करना। यानी कि किसी वस्तु को ऐसे पकड़ लो और ऐसे पकड़ रखा है और ऐसे कर दो, उसे कहेंगे ड्रॉप करना। क्या कहेंगे बेटा, उसे ड्रॉप करना। या स्वतंत्रता पूर्वक गिराना, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे पकड़ रखा था और ऐसे छोड़ दो। तो बेटा आपको पता है ग्रेविटी उसको क्या करेगी, नीचे खींचेगी। ग्रेविटी उसको क्या करेगी, नीचे खींचेगी। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वो क्या करेगा, उसको नीचे खींचना है। तो बेटा यहां पर क्या करता है कि ये जैसे वस्तु को छोड़ा जाएगा तो उस समय इसका वेग क्या था, यानी कि वेग क्या था बेटा, शून्य था। वेग क्या था, शून्य था जब इसको छोड़ा गया है। अब बेटा आपको पता है कि ये ऐसे आएगी बिल्कुल सीधी, और यहां आके क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। गिरेगी नहीं गिरेगी। तो बेटा ये क्या करेगी, यहां पर आएगी, तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8। गलती से पिछली क्लासों में देख लिया हो, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर अपन गणना के लिए उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते। अच्छा इसका मतलब समझना, देखो ये बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी समझाई थी, जब डायमेंशन पढ़ाया था, जब त्वरण की विमा समझाई थी आप लोगों को, कि बेटा अगर त्वरण अगर 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, किसी वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि हर एक सेकंड में वेग में 5 की वृद्धि। हर एक सेकंड में वेग में कितनी वृद्धि, 5 की। तो बेटा यहां पर कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे इस वस्तु को ऐसे गिरा दिया और आपसे पूछे कि 1 सेकंड बाद वेग बताओ, तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, कितनी वृद्धि हो जाएगी, 10 की। यानी कि इस वस्तु का वेग यहाँ कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा यहाँ कितना था, शून्य था। फिर बेटा यहां पर अगर आपसे 1 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, अब अगर 1 सेकंड और हो गया तो बेटा कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड।
फिर बेटा यहाँ पर अगले 1 सेकंड बाद देखेंगे तो कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। तो हर 1 सेकंड के बाद में इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर 1 सेकंड के बाद में इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं यूं कहता हूं कि इसको पृथ्वी पर आने में 4 सेकंड लगे, तो इसका मतलब ये कितने वेग से टकराएगा, 40 मीटर पर सेकंड से। कितने से टकराएगा, 40 मीटर पर सेकंड से। कितने से टकराएगा, 40 मीटर पर सेकंड से। तो आपको पता है कि यहां पर दिशा तो फिक्स हो गई, दिशा तो नीचे की ओर है। ये थोड़ी कि डांसिंग करता हुआ आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा। दिशा तो क्या है, नीचे की ओर है, इसकी सीधा गिर रहा है बिल्कुल, तो दिशा थोड़ी चेंज हो रही है, दिशा नहीं बदल रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसका परिमाण लगातार चेंज हो रहा है। पहले 0 था, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया। हर 1 सेकंड में इसका वेग क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां वेग का परिमाण तो बदल रहा है, लेकिन दिशा समान है, अर्थात ये असमान वेग है। क्या है बेटा, ये असमान वेग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो एस और नो जल्दी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई कि किसी वस्तु को नीचे गिराएंगे तो उसका वेग लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हर 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, हर 1 सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ जाएगा, हर 1 सेकंड में उसका वेग जो रहेगा वह कितना हो जाएगा, हर 1 सेकंड में उसका वेग जो रहेगा, हर 1 सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ेगा। तो उसका वेग तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, यानी कि वेग का परिमाण बढ़ रहा है, अर्थात चाल तो बढ़ रही है, लेकिन चाल तो बढ़ रही है, लेकिन आपको पता है दिशा तो नीचे की ओर ही है, दिशा थोड़ी बदल रही है। ये सब थोड़ी है कि ये पत्थर यहां से गिराया और नहीं हम देख रहे थे इसको, सरे तो ऐसे करते करते आया, तो डांसिंग करता हुआ थोड़ी आएगा, ये तो सीधा गिरेगा। तो बेटा दिशा तो क्या है, इसकी नीचे की ओर है। तो क्या है, वेग की दिशा समान लेकिन परिमाण बदल रहा है। तो ये भी असमान वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये भी असमान वेग कहलाएगा। अब आगे समझना, देखो नेक्स्ट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे कह दिया जाता है कि असमान वेग के कुछ उदाहरण बताइए, तो वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। ये 11th प्लस नीट है, तुम्हारे ध्यान रखना, 11th से आगे है, ठीक है ना। उसके बाद में है आपके वेग की दिशा परिवर्ती लेकिन परिमाण समान। इसमें बेटा अपन यूं लिखेंगे, एक समान वृत्तीय गति। इसका उदाहरण है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक समान वृत्तीय गति। अच्छा, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, देखो सुनना ध्यान से। ये बेटा एक वृत्तीय पथ है, और इस वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। इस वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति कर रही है, और मैं यूं कह रहा हूं कि उसकी स्पीड जो है वह 10 मीटर पर सेकंड है। और बेटा वो स्पीड हर जगह पर कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। चाहे उसको यहां लिखो, चाहे यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है, ध्यान रखना आगे परिभाषा आएगी सर्कुलर मोशंस में पढ़ेंगे। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो ऐसी स्थिति में उसके वेग का परिमाण तो लगातार क्या है, 10 ही बना हुआ है। वेग का परिमाण तो क्या बना हुआ है, 10 बना हुआ है। किसी बिंदु पे देखो वेग का परिमाण कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, लेकिन बेटा उसकी दिशा लगातार बदल रही है। जैसे यहां पर कहेंगे दिशा ऐसे है, यहां पर इस प्रकार से, यहां पर इस, तो दिशा लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो देखो वेग की दिशा परिवर्ती लेकिन परिमाण समान। तो बेटा इसका उदाहरण रहेगा एक समान वृत्तीय गति। क्या रहेगी, एक समान वृत्तीय गति। बात समझ में आई नहीं आई, एस और नो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये इसका उदाहरण है बेटा असमान वेग का, ठीक है ना। उसके बाद में है बेटा परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तन।
अब परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तीय, तो मैं इसको यूं कह सकता हूं असमान वृत्तीय गति। क्या बेटा? असमान वृत्तीय गति। तो बेटा असमान वृत्तीय गति में छोटा सा चित्र बना देता हूं यहाँ, असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति का मतलब क्या रहेगा कि यानी कि यहां पर वस्तु की वेगता 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर मान लेते हैं कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे यहां पर मान लेते हैं कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, इस प्रकार की स्थिति है। तो इसे अपन कहेंगे असमान वृत्तीय गति, या यूं कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको। जब आप कोई कार लेके जाते हो या गाड़ी लेके जाते हो, उस समय अगर अपन कुछ कार या गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे कोई मोड़ आता है, क्या आता है बेटा? मोड़ आता है या घूम आता है या वृत्तीय चाप का आ जाता है मोड़, तो अपन गाड़ी की स्पीड को भी कम कर लेते हैं और साथ में दिशा भी चेंज करते हैं। तो वह असमान कौन सी गति है? असमान वेग है। वो क्या है बेटा? वह असमान वेग रहता है, और उस दौरान असमान वेग के कारण वेग की दिशा में परिवर्तन होता है और परिमाण में भी परिवर्तन होता है, तो उस कार के अंदर त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? त्वरण। और इसके कारण जब कार ऐसे घूमती है तो अपने को इस साइड पे क्या लगता है? धक्का लगता है। इस साइड पे क्या होता है? इनकी दिशात्मक जड़त्व लगता है। क्या लगता है बेटा? दिशात्मक जड़त्व। यदि कोई वस्तु क्या करती है, जिस दिशा में जाना चाहती है वो उसी दिशा में जाना चाहती है, ठीक है ना, यानी कि दिशात्मक जड़त्व लगता है, अर्थात तो एक बल का अपन क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, तो वहां पर भी क्या है? असमान वेग है। क्या है बेटा? असमान वेग। तो बेटा असमान वेग के या तो असमान वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में क्या रहेगा? दिशा बदलेगी, परिमाण नहीं बदलेगा। और कोई वस्तु को अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो वो भी बेटा असमान वेग है, क्योंकि वहां पर परिमाण चेंज होता है, हर एक सेकंड के बाद में परिमाण बदल रहा है, लेकिन दिशा। अगर किसी पत्थर को अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकता हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं आप लोगों को, देखो ध्यान से समझना। यानी कि ये तुम्हारे है ना, अब फिजिक्स जो है ना, ओरिजिनल जो फिजिक्स चलती है काइनेमेटिक्स की, वो स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए एक तो मैक्सिमम क्लास ज्वाइन करने का प्रयास करे, छुट्टी कतई नहीं करे। यानी कि एक दिन अगर क्लास ऑफ हो गई ना आपकी, तो दूसरे दिन फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है फिजिक्स के अंदर, और काइनेमेटिक्स के अंदर तो बहुत भयंकर है। एक भी क्लास अगर मिस हो जाती है तो अगली क्लास में तुम्हें झटके आने लग जाएंगे, अब क्या करें, कैसे समझे, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए कोशिशें करें, और इसलिए मैं आप लोगों को इस टीचमेंट ऐप पे पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाए अगर कोई क्लास मिस भी हो जाए बाय द वे। देखो बेटा क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अगर यहाँ ये ग्राउंड है बेटा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये ग्राउंड है और मैं किसी पत्थर को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकता हूं। इतना जोर तो है नहीं मेरे में 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दूं, लेकिन कोशिश इमेजिन कि 50 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इसको इतना फेंका जाए कि ये एक सेकंड में 50 मीटर चला जाए। 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है इसको। तो बेटा आप देखोगे कि जब इसको ऊपर फेंका जाएगा, जब ये जी क्या करता है, देखो अगर जी, अगर कोई वस्तु नीचे आती है तो उसके वेग को बढ़ाता है, और कोई वस्तु को अगर अपन ऊपर फेंकते हैं तो उसके वेग को क्या करता है? कम करता है। उस दौरान ये मंदन का काम करता है। किसका काम करता है? मंदन का। अब जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उस दौरान ये एक्सेलरेशन का काम करता है, त्वरण का काम करता है, अर्थात वेग को हर एक सेकंड में 10 बढ़ाता है। क्या करता है? हर एक सेकंड में 10 बढ़ाता है। लेकिन जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो हर एक सेकंड, जब नीचे आने पर हर एक सेकंड में 10 बढ़ा रहा है, तो अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो हर एक सेकंड में 10 को क्या करेगा? ये कम करेगा। ये जी का काम है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर मैं आपसे कहूं मैंने इस पत्थर को फेंका, तो ये पत्थर कुछ इस प्रकार के पथ पे जाएगा, सीधा फेंक रहा हूं मैं इसको, तो बेटा एक सेकंड बाद इसका वेग क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड बाद में कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। फिर बेटा अगले एक सेकंड बाद में कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड बाद में कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड बाद में इसका वेग क्या हो गया? 0। तो बेटा ये भी असमान वेग है, दिशा तो लगातार ऊपर है, लेकिन वेग का परिमाण लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एक जनरल क्वेश्चन की, एक गेंद है आपके हाथ में, उसको आप 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो बताओ कितने समय बाद उसका वेग शून्य हो जाएगा?
तो आप कहना बेटा 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड। और आपसे पूछ ले कि उसको 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका था, ये जनरल क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स के, जिसमें कोई सूत्र नहीं लगते, केवल दिमाग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे अपन यूं कह रहे हैं कि एक गुल्लक है, सुनना मेरी बात को, हर उस गुल्लक से हर 1 सेकंड में 5 रुपए निकाले जाते हैं, उसके अंदर 50 रुपए हैं, और हर 1 सेकंड में कितना निकाला जाता है? 10 रुपया निकाला जाता है। तो कितनी देर बाद गुल्लक में सन्नाटा हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो कितने, यानी कि 5 सेकंड बाद, हर 1 सेकंड में 10, 40 बचे, फिर अगले सेकंड में 10, कितना बचा? 30 बचा, फिर अगले सेकंड में 20 बचा, फिर अगले सेकंड में 10, ऐसे करते करते 5 सेकंड में क्या हो गया? गुल्लक खाली। ठीक है ना बेटा। तो ये एक तरह से गुल्लक की है, यानी कि हर 1 सेकंड में 10 इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, जब इसको अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब इसको नीचे गिराया जाएगा तो हर 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी? 10 बढ़ेगी। देखो, अब यहां पर बात करें कि किसी पत्थर को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया था, तो बताओ जब वो वापस आपके हाथ में आएगा तो कितना समय लगेगा हाथ में आने में? तो बेटा 5 सेकंड जाने में लगे, तो 5 सेकंड ही आने में लगेंगे, अर्थात 10 सेकंड बाद में वो गेंद मेरे हाथ में वापस आ जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा शायद। कोई दिक्कत विक्कत हो तो बोलो बेटा। अच्छा, एक चीज बताओ पहले तो कि वीडियो चिपकता तो नहीं है ना? दिख जाता है बढ़िया? एस और नो? अब आप है ना वेग को एक बार, इसके प्रकार मैंने पढ़ा बता दिए आपको, सारे समझा दिए, इसकी थ्योरी को एक बार पढ़ना, ठीक है ना। और आपको ये जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार और स्टडी करना, ये 3 घंटे के बाद में तुम्हारे रिकॉर्डेड में आ जाएगा, लाइव लेक्चर में जाके देख लेना, सारी चीजें तुम्हें दोबारा मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा। और कल से अपन तात्क्षणिक वेग और औसत वेग को डिस्कस करेंगे। कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी तुम्हारी, आज थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है इस चक्कर में नहीं हो पाई थी। कल मॉर्निंग में तुम्हारी 6:20 AM पर क्लास है, क्लास होगी मतलब कंफर्म होगी, ठीक है ना। 6:20 से और 7 तक क्लास रहेगी तुम्हारी, इसलिए मॉर्निंग में अटेंड कर लेना क्लास, शाम को क्लास नहीं रहेगी कल। ओके बेटा।